कैसे अर्श से फर्श पर पहुंची शेख हसीना? क्या है बांग्लादेश में तख्ता पलट के पीछे का सच? बांग्लादेश की घटना ने खड़े किए हैं कई सवाल। बांग्लादेश में तख्ता पलट के पीछे क्या आईएसआई? लोकतंत्र समर्थक जो बन गई तानाशाह यानी शेख हसीना, छात्र आंदोलन की आड़ में शामिल हुई आतंकी ताकत, किसने खेला असली खेल? कई ताकतों को परेशान कर रही थी बांग्लादेश की तरक्की। अमेरिका चाहता था कि शेख हसीना चुनाव हार जाए। चीन को भी तो नाराज कर बैठी थी शेख हसीना। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं इन्हीं कई सवालों के जवाब देना चाहूंगी जो वाकई ही हर एक के मन में उठ रहे होंगे कि आखिर बहुमत से जीतने वाली शेख हसीना अचानक उन्हें अपना देश क्यों छोड़ना पड़ा और आज उन्हें जो है राजनीतिक शरण भारत में तो इंटरिम मिली है, थोड़ी देर के लिए मिली है, लेकिन ब्रिटेन ने तो खेल खेल दिया और अमेरिका ने तो वीजा ही रद्द कर दिया। आखिर इन सब के पीछे क्या कारण है, आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। बांग्लादेश में छात्र आंदोलन के नाम पर जो हुआ है वह लोकतांत्रिक देशों के लिए एक बड़ा सबक है और भारत के लोगों को भी आने वाले दिनों में पूरी तरह सतर्क और सावधान रहना ही होगा। बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ शुरू हुआ छात्र आंदोलन इतना बड़ा कि शेख हसीना को अपनी सत्ता छोड़कर देश से भागना पड़ा। वे भारत पहुंची और कई देशों से अपने लिए शरण की गुहार लगाती दिखी, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है वह बांग्लादेश तक ही सीमित रहने वाला है। अब जब अमेरिकी डीप स्टेट, चीन और पाकिस्तान के साथ अन्य कई आतंकी ताकतें किसी देश में हस्तक्षेप करती हैं तो ऐसा ही होता है। इसके पहले कई उदाहरण हैं, जैसे अफगानिस्तान और श्रीलंका, इनमें भी ऐसा ही हो चुका है। आखिर छात्र आंदोलन की आड़ में शामिल हुई आतंकी ताकतें, क्या आपको लगता है लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई शेख हसीना की सरकार ने यह सोचा भी नहीं होगा कि पाकिस्तान की राह पर चलकर वहां भी सेना के इशारे पर तख्ता पलट की साजिश होगी, और वह भी छात्र आंदोलन की आड़ में, जिसमें देश की आतंकी ताकतें भी शामिल होंगी। यह जो आंदोलन बांग्लादेश में देखने को मिला वह केवल बांग्लादेश तक ही सीमित है, ऐसा सोचना भी खतरनाक हो सकता है। शेख हसीना तो लोकतांत्रिक तरीके से चुनावी प्रक्रिया के जरिए चौथी बार चुनकर वहां की सत्ता पर काबिज हुई थी, लेकिन वहां बेगम खालिद जिया की पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और बांग्लादेश के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन जमातुल मुजाहिदीन जमाते इस्लामी या पचा ही नहीं पा रहे थे। अमेरिका डीप स्टेट, चीन और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का जिस तरह से शेख हसीना के विरोधियों को सपोर्ट मिला, उसी की तस्वीर आपको बांग्लादेश में नजर आ रही है। मतलब साफ है कि वहां जो सत्ता में नहीं आ सके उन्होंने अलगाववाद, हिंसा, अराजकता के साथ सेना का सहारा लेकर वहां का तख्ता पलट कर दिया और इसमें उन्हें दूसरे देशों से भी खूब सहारा मिला। शेख हसीना अमेरिका और चीन की परवाह किए बिना बांग्लादेश को राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत के तहत विकास के रास्ते पर आगे ले जा रही थी, लेकिन ये तरक्की अमेरिका और चीन सहित पाकिस्तान की कई ताकतों को तो एकदम पसंद ही नहीं आ रही थी। वो कैसे मान जाएं कि ये छोटा सा देश उनसे आगे निकल जाए। अमेरिका तो यहां तक चाहता था कि शेख हसीना चुनाव ही हार जाए। सुपर पावर अमेरिका ने बांग्लादेश में एयरबेस के लिए जमीन मांगी थी, लेकिन शेख हसीना ने इससे इनकार कर दिया और यही मेन वजह थी जिससे अमेरिका नाराज था और वह चाहता था कि हसीना बांग्लादेश का चुनाव हार जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और जब अमेरिका को लग गया कि जिनके हाथ से चीजें खिसक गई हैं तो उसने कहना शुरू कर दिया कि हसीना ने अलोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराए। कमाल की बात यह है कि यही अमेरिका पाकिस्तान में इमरान खान की चुनी हुई सरकार को गिराने और आर्मी की मदद से शहबाज शरीफ की सरकार बनवाने के लिए आगे आया था।
उसी अमेरिका को पाकिस्तान में लोकतंत्र दिखाई देता है और बांग्लादेश में सब कुछ अलोकतांत्रिक दिखाई देता है। सोचने वाली बात है। ऐसे थाली के बैंगन की तरह जो अमेरिका अपनी सीटें बदलता रहता है, जिधर मतलब है वहीं झुक जाओ। अब इसके साथ अमेरिका के साथ साथ चीन को भी तो नाराज कर बैठी थी शेख हसीना। अभी पीछे के दिनों में जब वो भारत आई थी और भारत के बाद वो तीस्ता नदी के प्रोजेक्ट के लिए और उसके बाद वो चीन गई थी, लेकिन बाद में उन्होंने चीन को नाराज किया और अपना प्रोजेक्ट जो उसने कहा कि भारत को करना चाहिए। अब शेख हसीना ने अपने 2 दशक के कार्यकाल में भारत और चीन दोनों के साथ अपने संबंध बेहतर बनाए। भारत के साथ वह फ्री ट्रेड की राह पर भी बढ़ रही थी, लेकिन चीन को बांग्लादेश में बीआरई के लिए जमीन चाहिए थी और हसीना उसके लिए राजी नहीं थी। ऐसे में वह चीन को भी नाराज कर बैठी। ऐसे में हसीना घरेलू मोर्चे पर इस्लामिक रेडिकलिज्म के मोर्चे पर घिरने के साथ ही विदेशी सुपर पावर की आंखों में भी खटकने लगी। बांग्लादेश में जो हुआ उसको लेकर अमेरिका की तरफ से यहां तक कहा गया कि लोगों को शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की इजाजत दी जाए, लेकिन ढाका में सड़कों पर उतरकर लोगों को बंधक बनाया जा रहा था। हिंसा का नंगा नाच हो रहा था। कट्टर इस्लामी ताकतें अपनी क्षमता का प्रदर्शन करती नजर आ रही थी। कई राजनीतिक नेताओं की हत्याएं और साथ ही खास लोगों के घरों को जलाना, ये कहीं से शांतिपूर्ण प्रदर्शन तो नहीं लग रहा था। यह किसी भी तरह से छात्र आंदोलन तो नहीं नजर आ रहा था, बल्कि कट्टर इस्लामी ताकतों का खतरनाक शक्ति प्रदर्शन है। क्या इन ताकतों को सड़कों पर देखकर लगता है कि वे वहां के संस्थाओं का सम्मान करती हैं? सेना में भी तो बड़े पैमाने पर फेरबदल हुए और शेख हसीना के कई करीबी अफसरों की अदला बदली कर दी गई। किसी को तो बर्खास्ती कर दिया है जो उनके खास थे। ऐसे में लगता है कि साजिश की कई परतें हैं जो वक्त के साथ साथ धीरे धीरे खुलती जाएंगी। भारत में भी हालात ऐसे हो सकते हैं। ऐसे में हमें सावधान और सतर्क रहकर सोचने की जरूरत है। देखो वजह क्या है कि शेख हसीना के मेन कई कारण रहे उनकी इस तरह से अर्श से फर्श पर आने के। सबसे पहले वो लोकतंत्र के जरिए जो है ऊपर चढ़ी, लेकिन बाद में वो धीरे धीरे तानाशाह जैसे बनने लगी। लेकिन गद्दी की भूख उन्हें ले डूबी और उन्होंने कई अलग तरीके से जो है चुनावों पर कंट्रोल करके और चुनाव को बहुमत से जीता। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। तो ये बात लोगों को समझ आने लगी। ऊपर से बेरोजगारी इतनी हो गई कि जिससे शेख हसीना ने आंखें मूंद रखी थी। ऊपर चौथा चीज जो था वो ये था कि भारत के अलावा उसने कई देशों को अपने खिलाफ कर लिया था, जैसे अमेरिका जो चाहता था कि यहाँ पर क्रिश्चियनिटी फैले, जमीन मिल जाए, वो नहीं मिल सकी। फिर चीन ने मांगी बीआरई के लिए, उसे नहीं मिली। पाकिस्तान तो पहले से ही जलता था क्योंकि वहां तरक्की हो रही है, वहां के लिए भारत ने पैसे दिए, लेकिन पाकिस्तान को नहीं दिए, तो आग तो लगनी ही थी ना कहीं। अब भारत में हालात ऐसे हो सकते हैं क्योंकि जिस दिन ये पश्चिम देश हमारे यहाँ लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर घुसे, उस दिन के लिए हमें बांग्लादेश से सबक लेने की जरूरत है कि उनके साथ क्या हुआ। हमारे राजनेता देश के बाहर जाकर यह कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र की रक्षा के लिए अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों का हस्तक्षेप करना चाहिए। अब हमें यह भी तो देखना होगा कि क्या हम राज्यों में विभेद देखकर, जातियों में बंटकर उन राजनीतिक ताकतों के हाथों की कठपुतली तो नहीं बन रहे हैं जो चुनाव जीतकर सत्ता में नहीं आ पाए और उन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हुए चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। अब यहाँ पर एक बात और बता दें कि शेख हसीना ने भी यही किया कि जब वो किसी भी तरीके से जीती, उन्होंने विरोधियों को जेल में डालना शुरू किया। किसी ना किसी तरीके से उन पे कोई ना कोई केस में फंसाकर उन्हें जेल किया, किसी के संपत्ति जब्त कर ली, ताकि यानी हर तरीके से दबाने की कोशिश की गई। और इसी तरह के हालात हमें बीच में भी दिखे। हमारी जो पार्टियां जीती हैं उन्होंने भी कुछ इसी तरह का किया, ऐसा विपक्ष का कहना है कि उन्हें दबाया जा रहा है, उन्हें ईडी के आगे किया जा रहा है, उन्हें दूसरी तरह। तो
इन चीज़ों से सबक सीखना ज़रूरी है, क्योंकि ये इस तरह का माहौल भारत में भी बन सकता है अगर लोग देखने लगे। पाकिस्तान, हमारे नेबरिंग कंट्रीज जो हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश, इसका सबसे बड़ा सबूत है जिससे लोग प्रभावित हो सकते हैं मेंटली। अब भारत में भी तो बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा करने की कोशिश हुई है। जिस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ पार्टियों ने आरक्षण खत्म होगा और संविधान बदला जाएगा डर दिखाकर चुनाव की पूरी व्यवस्था को अलग रंग दे दिया, कहीं वह ताकतें देश में बांग्लादेश वाली स्थिति तो नहीं पैदा करना चाहती हैं। जिस तरह देश के कुछ राजनीतिक दल धर्म के नाम पर अल्पसंख्यकों को डरा रहे हैं और बहुसंख्यक जातियों में फूट पैदा कर उन्हें एक आंदोलन के लिए आरक्षण, जाति, जनगणना और हिस्सेदारी के नाम पर भड़का रहे हैं, कहीं यह यहाँ भी बांग्लादेश की तरह तख्ता पलटकर सत्ता में काबिज होने की कोशिश तो नहीं कर रहे। भारत में भी तो हालात खराब करने की कोशिशें हुई थी। अगर मैं आपको बताऊं, देश में जिस तरह से पिछले 10 सालों में आंदोलन खड़े किए गए, जिस तरह से CAA के नाम पर सड़कों को घेरा गया, दिल्ली में 50 से ज्यादा लोगों की दंगे में जान गई, किसान आंदोलन के नाम पर जिस तरह से शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट को समर्थन देकर उग्र बनाया गया, लाल किले की प्राचीर पर प्रदर्शनकारियों द्वारा जिस तरह से भड़काऊ गतिविधियों को अंजाम दिया गया, तिरंगे के साथ जिस तरह से लाल किले पर खालिस्तानी झंडा फहराया गया, देश की संस्थाओं को बदनाम करने और उसके खिलाफ लोगों के मन में एक तरह का भय पैदा करने की कोशिश की जा रही है। कहीं यह बांग्लादेश की स्थिति को यहाँ दोहराने की कोशिश तो नहीं है। अब बांग्लादेश की घटना ने खड़े किए हैं कई सवाल। बांग्लादेश में देखकर यह सीखना होगा कि जो राजनीतिक ताकतें देश के लोकतंत्र के लिए पश्चिमी ताकतों को देश में हस्तक्षेप करने के बारे में कह रही हैं, क्या वह सही है? दूसरा, इस तरह के प्रदर्शन की जो तस्वीरें सामने आई हैं, क्या यह संस्थाओं का समर्थन करते हैं? तीसरा, ये केवल देश को दूसरी ताकतों के हाथ बेचने के लिए ऐसा कर रहे हैं? और अंतिम, ऐसे प्रदर्शनकारियों का लोकतांत्रिक मूल्यों से और चुनाव से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये किसी भी हालत में केवल सत्ता को अपने हाथ में रखना चाहते हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कृपया कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।